हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से वर्मा कोचिंग में। और आज हम लेकर हाजिर हैं JCERT क्लास 8 का पार्ट 6, जो कि चैप्टर का नाम है बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये बहुत ही लंबी चैप्टर है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं, चाहे वो पृथ्वी का बल हो या हमारे द्वारा लगाया गया बल हो या फिर वो कोई जिस प्रकार का भी बल हो, आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बल का मात्रक इकाई के बारे में पढ़ेंगे आप। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि इनमें से सही विकल्प पर सही का टिक निशान लगाइए। ठीक है, तो लिखा गया है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? ठीक है, जब शुष्क मौसम में जब आप बाल में कंघी करते हैं तो आप स्वयं देखते हैं कि वो बिखर जाता है। तो क्या है? गुरुत्व बल, ये तो धरती का बल है। स्थिर वैद्युत बल, ये घर्षण बल। घर्षण बल तो आप जानते हैं कि बाइक चलाने, साइकिल चलाने या फिर चप्पल जूतों के नीचे घर्षण दिया हुआ रहता है। चुंबकीय बल, चुंबक का बल तो कंघी करने में लगता नहीं है, तो ये ख नंबर ही आंसर इसका होगा, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, अगला है 2 नंबर कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो इसमें गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल जो है संपर्कित बल है, तो इसमें घर्षण में हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 2 नंबर का कहा गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए। आइए इसको भरते हैं। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। क्या करती है? खाली जगह में क्या भराएगा? आकर्षित। मैंने भर दिया है। ठीक है, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। चुंबक में आप देखे होंगे कि नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इसमें 2 दिशा होते हैं, और 2 दिशा, अगर दोनों दिशा आप एक ही में टच कीजिएगा, जैसे चुंबक टूटा हुआ है तो ऐसे है, और उसको ऐसे में लग सटाइएगा तो ऐसे, तो नॉर्थ नॉर्थ कभी नहीं सटेगा, वो भागते ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, वस्तु पर कार्यरत बल उसके अवस्था तथा खाली जगह में परिवर्तित कर देता है। कोई भी वस्तु अगर वो गतिशील है और उसे हम रोकने या फिर धकेलने का प्रयास करते हैं तो उसके स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बॉल फेंका आपने और हमने उस बॉल को रोकने की कोशिश की, तो उसकी गति में क्या होगा? उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। वो तेजी से आ रहा होगा तो रोक देंगे तो धीरे गति, उसकी गति धीरे हो जाएगा, स्थिति परिवर्तन हो गया। ठीक है, बल का मानक मात्रक न्यूटन है। ठीक है, क्या है? न्यूटन। एकांक, खाली जगह पर कार्यरत बल दबाव डालती है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव डालती है। अगला है 6 नंबर, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से अधिक होती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया बल लगाता है। ठीक है, धनुधर बल लगाता है जिसके कारण इसकी लंबाई में परिवर्तित होता है। अगला है, धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल मांसपेशीय बल का उदाहरण है। और इसमें जो है धनुष को खींचने पर धनुधर बल लगाता है जिसके कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी है? मांसपेशीय बल उत्तरदायी है। तो ये रिक्त स्थान हुआ पूरा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? आइए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं कि जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि बैलून के अंदर हवा भर जाती है ना, तो इसके लिखेंगे हवा के दबाव के कारण। इसका आंसर हो जाएगा हवा के दबाव के कारण। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, हवा के दबाव के कारण। 3 नंबर का आंसर हो गया।
चौथा नंबर देखते हैं, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तित होता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है उसका, और अगर बल दोगुना कर दिया जाए तो वो किस तरह से आरोपित दबाव का परिवर्तित करता है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें करना है कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, और इसमें क्या होगा, दाब को बढ़ा दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाती है तथा इसके दाब को बढ़ा दिया जाता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन n है, यानी बल जिसका मात्रक न्यूटन बल है। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही शब्द में हो जाएगा, बल। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का कि विपरीत दिशा में कार्यरत बल F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा। अगर विपरीत दिशा में बल कार्यरत है तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2। ठीक है, विपरीत दिशा में अगर बल कोई कार्यरत है तो इसमें माइनस हो जाएगा F1 माइनस F2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। जैसा कि आप देखे हैं कि कोई भी अगर चीज़ ऊपर से गिराई जाती है, जैसे बॉल को ले लीजिए आप, ठीक है, तो उसके चाल में लगातार वृद्धि होती है, तो चाल में परिवर्तित करने वाले बल का नाम बताइए। तो बल जो है सबका इसमें गुरुत्व बल हो जाएगा, गुरुत्व बल। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है। कभी भी आप कंघी को बालों से रगड़ लीजिएगा और उसको छोटे छोटे कागज के छोटा छोटा टुकड़ा लेके उसको देखिएगा, चुंबक के जैसा वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का है आपका कि इसमें आपका स्थिर विद्युत बल का काम होता है, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा स्थिर विद्युत बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है। जमीन पर लोहे का कील बिखरा हुआ है, ठीक है, और लोहा कौन आकर्षित करता है, ऐसा ये तो आप जानते हैं बचपन से कि चुंबक का उपयोग आपने किया होगा। ठीक है, तो इसमें आपका चुंबकीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल। ठीक है, तो 7 और 9 नंबर का आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। ठीक है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगला देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। अगला है 10 नंबर। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब। ठीक है, मैं किताब में ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये छोटा छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल करता है, ये हाँ में आप आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। आइए देखते हैं बल के विभिन्न प्रकार। पेज नंबर 62 में आपको मिलेंगे बल के विभिन्न प्रकार। ठीक है, बल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है मांसपेशीय बल, दूसरा है घर्षण बल या घर्षण, तीसरा है चुंबकीय बल, चौथा है स्थिर विद्युत बल और पांचवा है गुरुत्वाकर्षणीय बल। ठीक है, पेज नंबर 62 में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पेशीय बल क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। आइए देखते हैं पेशीय बल क्या है, इसका एक उदाहरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि मांसपेशी द्वारा बल लगाया जाता है, इसे मांसपेशी बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण हम अच्छा सा दे सकते हैं कि धनुष की डोरी को खींचना। तो देख सकते हैं आप यहाँ चित्र में कि धनुष की डोरी को खींचना। ठीक है, मैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं धनुष की डोरी को खींचना। मांसपेशी द्वारा लगाया गया बल मांसपेशीय बल कहलाता है, जैसे धनुष की डोरी को खींचना। आइए अगला देखते हैं बल क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बल क्या है, संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है विभिन्न प्रकारों का उल्लेख नहीं करने कहा गया था, कहा गया था कि बल के विभिन्न प्रभावों को उल्लेख कीजिए और हमने प्रकारों को दिखा दिया। ठीक है, तो आइए बल के विभिन्न प्रकार देखते हैं। पहला है विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है, दूसरा है गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, तीसरा है वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है, चौथा है वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है और पांचवा है वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का है। ठीक है, जिसमें हमने प्रभाव के बदले प्रकारों को दिखा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इसमें मांसपेशीय बल हो गया। 16 है कि बल क्या है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि किसी वस्तु को उसके विराम अवस्था से धकेलने या खींचने पे लगा जो बल, वही बल कहलाता है। ठीक है, अब संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। आइए देखते हैं, या फिर बल की परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि धकेलना या खींचने की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसकी विराम अवस्था या गंतव्य अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। वही बात है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला संपर्कित बल और असंपर्कित बल में अंतर। उसी क्वेश्चन में संपर्कित बल और असंपर्कित बल में की परिभाषा देने कहा गया था कि जब किसी वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं, जैसे मांसपेशी का बल, घर्षण बल इत्यादि। अब असंपर्कित बल, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है तो उसे असंपर्कित बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षणीय बल। इसमें आपको समझना है कि किसी वस्तु की दूसरी कुछ दूरी पर बिना सीधे, यानी उसको छूना नहीं है, टच नहीं करना है, बिना सीधे बल लगा दिया था, जैसे चुंबक में बल लगता है, बल लगाया गया है उस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है। आइए देखते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है। तो आप पेज नंबर 63 यानी 63 में निकाल के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संतुलित एवं असंतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल एवं असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल क्या है। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों के परिणामी बल शून्य हो जाए तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है,
आप इतना भी लिख सकते हैं और आगे ये सब जो पॉइंट दिया है ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि संतुलित बल विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील नहीं कर सकते। ठीक है, असंतुलित बल को आप देखिए, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल का जस्ट उल्टा असंतुलित बल। ठीक है, असंतुलित बल को बल विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील कर सकते हैं और संतुलित में था कि गतिशील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप और भी आगे लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां। ठीक है, कि एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? ये तो आप अपने आम जीवन में भी देखते होंगे कि जो चाकू तेज रहती है यानी कि धारदार चाकू धार वाले, वो आसानी से कोई भी वस्तु को काट सकती है और वही बिना धार वाले नहीं काट सकती है। आइए देखते हैं क्यों। आइए देखते हैं कि इसमें क्योंकि धार के कम क्षेत्रफल पर बहुत कम बल लगाने पर भी दाब अधिक लगता है और वस्तु आसानी से कट जाती है। जो चाकू धार रहेगी उसमें कम बल लगाने पर भी वो कट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने सीखा में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आप 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यही लिख सकते हैं। ठीक है, यही सही है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं कि संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है तथा बल के घटने से दबाव घटता है। अतः दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं कि भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं क्योंकि वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित होते हैं, फलस्वरूप टायर पर दबाव कम पड़ता है और टायर फटने से बच जाते हैं। ठीक है, 20 नंबर हो गया। आगे देखते हैं 21 नंबर का, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो चुंबकीय बल जो है चुंबक किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल हो सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि चुंबक द्वारा लिख सकते हैं इसका कि चुंबक द्वारा लगाया गया बल है ना, किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण बल क्या है और घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं घर्षण बल की परिभाषा देते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है तो उसके संपर्क तल पर एक बल कार्य करता है जो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होता है और उसकी गति को कम करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है।
चूंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क होने के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे घर्षण बल का एक संपर्कित बल कहा गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं कि दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है? दबाव के मात्रक का उल्लेख भी कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। दबाव क्या है? दबाव की परिभाषा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। हमने सीखा में कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। ठीक है, तो यही आप ये लिख सकते हैं, ये एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। और 23 नंबर का है ना, 23 का। और इसका जो कहा गया है कि बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है, आइए इसको देखते हैं। पेज नंबर निकालें 64 में आपका यहाँ मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 23 का। ठीक है, ये देखिए, अगर वहाँ जो मैंने टिक लगाया हमने सीखा में अगर नहीं लिखेंगे तो वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं, और दबाव और बल के इसके बीच क्या संबंध है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, दबाव बराबर F बाय ये, यानी बल बटे क्षेत्रफल, ये आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं, तथा पीए से इसको निरूपित कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती है, क्यों? अब देखते हैं कि पट्टियों के क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण बल कम हो जाता है तथा दबाव कम उत्पन्न होता है। कम दबाव के कारण स्कूल बैग ढोना अत्यधिक सुविधाजनक हो जाता है, इसीलिए स्कूल के बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती है। आप देखते हैं कि बीचों बीच एक चौड़ी पट्टियां रहती है। इससे क्या होता है कि जितना भी सामान रहता है उसमें उसको ढोना और भी आसान हो जाता है और बल भी कम लगता है। ठीक है, जिसके कारण स्कूल बैग फटेगा भी नहीं। अब इस चैप्टर का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों? है ना, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन इसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, क्यों? तो आइए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन आंसर तैयार किया है। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें, धन्यवाद। देखते हैं 25वां क्वेश्चन था कि हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन इसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, क्यों? हमारे शरीर के अंदर जो वायु ग्रंथियां हैं उनमें स्थित हवा भी शरीर के अंदर से बाहर की ओर उतने ही बल लगाती है। अतः ये दोनों बल शरीर पर संतुलन बनाए रखते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से को निष्फल कर देते हैं और हमें बाहर से लगने वाले विशाल वायुमंडलीय बल का अनुभव नहीं होता है। कहा गया है कि जितना ही बाहर से बल लगता है हवा को हमारे शरीर पे अनुभव में, उतना ही अंदर से लगता है। तो दोनों का जो बल टकराता है तो वो दोनों का बल विफल हो जाता है, तो जिससे हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और था जो छूट गया था किसी कारणवश। क्वेश्चन नंबर 12 कि क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है, कैसे? आइए देखते हैं। देखते हैं कि एक चित्र द्वारा समझते हैं कि बल बराबर दबाव गुने क्षेत्रफल। ठीक है, तो किसी बर्तन में क्षेत्रफल स्थिर है लेकिन जैसे जैसे ही गहराई में जाते हैं तो जल स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने लगती है। बढ़ने के कारण दबाव बढ़ता जाता है।
इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि फलस्वरूप बल अधिक होता चला जाता है, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भी इसी तरह के वीडियो आपसे लेकर मिलते रहेंगे।